लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स वही है जो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट सेज द लाइफ टाइम x years of the power light on a freezer which is left on continuously can be modeled by a CRV with density function given by such and such। अब इस मर्तबा जो फंक्शन गिवन है दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। के तो कांस्टेंट है। पहले क्या कह रहे, शो दैट के इक्वल्स टू 3। सो पहली चीज़ के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वो वर्किंग कुछ यूं है कि आप इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को बिटवीन द कंप्लीट लिमिट्स दैट इज 0 से इन्फिनिटी। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। और यहाँ पे k आपने बाहर रखा e रेज टू पावर ऑफ -3x dx, और ये बराबर होना चाहिए 1 से, बिकॉज दैट्स द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। k अपनी जगह पर है। e रेज टू पावर ऑफ -3x की इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई -3 हो गया between the limit 0 and infinity equals it to 1। पहला काम ये करना है, इस माइनस से जान छुड़ाएं, इनकी जगहें बदल लें। तो ये हो जाएगा k/3 और ये हो गया e रेज टू पावर ऑफ -3x। इन्फिनिटी नीचे गया, 0 ऊपर गया, इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे k/3 1 e raised to power of 3x between the limits infinity नीचे 0 ऊपर equals to 1। अब अपर लिमिट आप पहले डालेंगे k/3 1 e raised to power of 0 minus 1 e raised to power of 3 infinity equals to 1। अब असूल याद रखिएगा। वो असूल ये है, यहाँ मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ उसको। पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत होती है कि 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज़ 0। इसी तरीके से एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज़ अनडिफाइंड। और एक और स्टेप आपको ऐड करना होगा, दैट इज एनी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज़ 0। अब हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कि e रेज टू पावर ऑफ 0 तो 1 होता है, और e रेज टू पावर ऑफ इन्फिनिटी हो या 3 इन्फिनिटी हो, दैट इज इन्फिनिटी। ये जहन में रखिएगा। अब e रेज टू पावर ऑफ 0 ये हिस्सा तो 1 हो गया, और ये वाला जो हिस्सा है e रेज टू पावर ऑफ 3 इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया। ये करने के बाद यहाँ पे 1/1, ये तो नेचुरल सी बात है 1 है, और यहाँ पे 1/इन्फिनिटी ये 0 है। सो देयरफॉर ये छोटी छोटी लॉजिक लगती है। k/3 1 minus 0 equals to 1, देयरफॉर k comes out to be 3। तो ये आपने पहला पार्ट प्रूव किया। वो पहला पार्ट क्या था? शो दैट द कांस्टेंट k इक्वल्स टू 3। शो दैट द कांस्टेंट की वैल्यू इज 3। अब आ जाएं, फाइंड द लोअर क्वार्टाइल एंड फाइंड द मीन लाइफ टाइम। तो पहले इसको ज़रा सा कॉपी कर लेते हैं और इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। अब ये बात कर रहा है फाइंड दी लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? लोअर क्वार्टाइल के लिए कॉन्सेप्ट है पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी x लेस देन q1। इसको डिनोट करते हैं, लोअर क्वार्टाइल को मैं q1 से डिनोट कर देता हूँ, इक्वल्स टू 0.25। आपने इंटीग्रेट किया, ये k3 है, ये e रेज टू पावर ऑफ -3x है, dx है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट q1 इक्वल्स टू 0.25। 3 अपनी जगह पे,
e raised to power of minus 3x divided by negative 3 between the limit 0 and q1 equals 2.25. माइनस से जान छोड़ाएं, 3/3 1 हो गया, e raised to power of minus 3x, q1 नीचे गया, 0 ऊपर गया, equals 2.25. Therefore, e raised to power of minus 3q power 1, q1 है, उसकी सिंबल है, पावर 1 नहीं है, minus e raised to power of 0 equals 2.25. e raised to power of 0 1 होता है, e raised to power of minus 3q equals to 1.25. यहाँ पे क्या करेंगे? टेक ln ऑफ बोथ साइड्स, चूंकि एक्सपोनेंशियल की बात है, ln e raised to power of minus 3q1 equals to ln of 1.25. minus 3q1 ln of e is equals to ln of 1.25. और यहाँ से ln e की जो वैल्यू है वो तो 1 होती है, therefore q1 equals to ln of 1.25 divided by negative 3. अच्छा, एक मरतबा ज़रा डबल चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें. सबसे पहले आपने लिखा 3 कांस्टेंट था, e रेज टू पावर ऑफ माइनस 3x था, नीचे माइनस 3 आया, 3 कैंसिल होके माइनस 1 आया, माइनस 1 को प्लस किया, q1 नीचे गया, 0 ऊपर गया. यहाँ तक सही है? अच्छा जी, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक मैं सेट कर दूँ. ये वाली जो है, ये वाला पहले आएगा, ये बाद में आएगा. मैंने लिमिट ज़रा सी गलत डाली है, सो लेट मी जस्ट करेक्ट द लिमिट्स. इसको यहाँ से करेक्ट करना है, यहाँ से करना है, ये वाली चीज़ें, और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 0 डालेंगे, सो e रेज टू पावर ऑफ 0 माइनस e रेज टू पावर ऑफ q1, ठीक है, इक्वल्स टू 0.25. 1 माइनस e रेज टू पावर ऑफ q1 इज इक्वल्स टू 0.25. एक स्टेप इसके अंदर और ऐड करें, इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं. So therefore, negative e raised to power of q1 is negative 0.75. Therefore, e raised to power of q1 is equals to 0.75. Now it makes sense. अच्छा, मुझे कैसे पता चला था कि वहाँ पे कोई छोटी सी मिस्टेक हुई? वो ऐसे पता चला था कि एक तरफ नेगेटिव आ रहा था और ln of 1.25 is positive. तो वो q1 तो इसको 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा, तो ये कैसे हो सकता है? तो उससे मुझे हल्का सा खटका हुआ कि something is wrong. ln e raised to power of q1 is ln of 0.75. q1 ln of e is ln of 0.75. ln of e 1 आता है, therefore q1 is ln of 0.75. यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, अनराउंडेड वैल्यू लिखेंगे, राउंडेड ऑफ वैल्यू लिख देंगे. ये हो गया सेकेंड पार्ट. एक पेज और ऐड करें ताकि कंफर्टेबली हम वर्क कर सकें. अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे पार्ट पे. नाउ इट सेज फाइंड द मीन लाइफ टाइम, यानी अब वो क्या मांग रहा है आपसे? आपसे वो मांग रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. सो तीसरा पार्ट इसका क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट इज जो आपकी लिमिट्स है 0 से इन्फिनिटी, और x जो है वो 3e माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेगा dx. ये यूं इंटीग्रेट होगा. अब जो S2 है ये हम लोग पढ़ते हैं P3 के साथ, तो P3 की इंटीग्रेशन की टेक्निक्स यहाँ लगेंगी. तो ये वाला हो जाएगा 3 बाहर निकालने, या अंदर भी रख ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको चले तरीके से लिख ले. 0 से इन्फिनिटी 3x e रेज टू पावर ऑफ माइनस 3x dx. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट ज़रा अलग से पहले कर लें. u इज इक्वल्स टू 3x, dv इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ऑफ माइनस 3x dx. du is 3dx. v is 1/3 with a negative sign, e रेज टू पावर ऑफ नेगेटिव 3x. यहाँ तक सही है? उसके बाद एरोस को फॉलो करें. ठीक है, तो जब आप एरोस को फॉलो करेंगे, ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा. दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला. 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स ई रेज टू पावर ऑफ माइनस 3x हो गया. ये माइनस कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ,
and this is plus e raised to power of minus 3x dx. एक मरतबा डबल चेक कर लें, यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया, e माइनस 3x का इंटीग्रल e माइनस 3x एज इट इज है, डिविजन बाई माइनस 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल, माइनस मौजूद है, x e माइनस 3x, ये वाला डन है। यहाँ ये माइनस कैंसिल हुआ, ये प्लस हुआ, दैट इज 3 भी कैंसिल हुआ, ठीक है, माइनस माइनस भी कैंसिल हुआ, एंड दिस इज e रेज टू पावर ऑफ माइनस 3x। ये यूं करके आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करें। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान भी है, माय बैड, एक चीज़, यहाँ इंटीग्रेशन का अभी निशान है, तो अभी एक स्टेप और बाकी है, नेगेटिव एक्स ई रेज टू पावर ऑफ माइनस 3x, और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ माइनस 3x, माइनस पहले से लगा चुका हूँ और बाहर माइनस आ गया, यहाँ तक सही है। सो दिस इज ऑल सेट टू गो। अब एक काम करें और सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, ई रेज टू पावर ऑफ माइनस 3x कॉमन ले लें, और ये हो जाएगा x प्लस 1/3। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन दैट यू कैन हैव। अब आप इसको लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपके पास बाहर माइनस है, और ये e रेज टू पावर ऑफ माइनस 3x है, ये x प्लस 1/3 है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन तो हो गई, तो अब ये लिमिट्स हट जाएंगी, तो ये वाला जो है x प्लस 1/3, और बाहर एक माइनस लगाएं और 0 से इन्फिनिटी लिखें। उसके बाद इस वाले माइनस से जान छोड़ाएं, इन्फिनिटी और 0 की जगहें बदल लें, ठीक है। जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना बेहतर है। दैट इज प्लस e रेज टू पावर ऑफ माइनस 3x, x प्लस 1/3, 0 ऊपर गया, इन्फिनिटी नीचे आया, 0 ऊपर है, सो e रेज टू पावर ऑफ 0, 0 प्लस 1/3, ये अपर लिमिट डाली, माइनस 1 ओवर करके लिख दें, 1 ओवर e रेज टू पावर ऑफ इन्फिनिटी, 3 इन्फिनिटी लिखे या इन्फिनिटी लिखे, इट्स द सेम थिंग, एंड दिस इज इन्फिनिटी प्लस 1/3। ये वाला जो हिस्सा है ये 0 हो गया, और 0 ने इस सब को 0 कर दिया। यहाँ से क्या बचा, e रेज टू पावर ऑफ 0 जो है ये 1 है, वो माइनस भी था तब भी 1 है, और ये वाला 1/3 है। सो देयरफॉर आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी एग्जैक्ट 1/3। ये आपका आंसर आ जाता है इस पर्टिकुलर पार्ट का। तो अच्छा खासा लंबा सवाल था, 11 मार्क का था, एंड दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो ये आपने पहला क्वेश्चन देखा था लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें एल्जेब्रा से हट के भी आपके जो फंक्शंस हैं वो आए थे। सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से पहले इसको पढ़ें। इट सेज एट अ टाउन सेंटर कार पार्क, ठीक है, डाउनटाउन के अंदर एक कार पार्क है, लेंथ ऑफ स्टे जो है इज डिनोटेड बाय द रैंडम वेरिएबल x। तो यहाँ पे चीज़ों को ज़रा हाईलाइट करें कि आपका जो कार पार्क है और उसके अंदर लेंथ ऑफ स्टे है इन आवर्स is denoted by the random variable x which has a PDF given by such and such। तो ये है आपका PDF। अब क्या चाह रहे हैं, interpret the inequality 1 to 9 in the context of this question। definition of function में 1 to 9 का क्या मतलब है, x क्या है, length of stay। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो ये length of stay है ये मिनिमम जो है वो 1 घंटे के लिए है, ठीक है। तो मिनिमम 1 आवर है, मैक्सिमम 9 आवर्स है, ये जो है लेंथ ऑफ स्टे है उस कार पार्क में, ठीक है। दैट्स द थिंग अबाउट दिस। शो दैट k इज इक्वल्स टू 3/4। ये मैं सिर्फ इसका स्टेप लिखूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। यहाँ से मैंने 1 लिखा, यहाँ से 9 लिखा, k बाहर रखा, x रेज टू पावर ऑफ माइनस 3/2 अंदर लिखा, x रेज टू पावर ऑफ माइनस 3/2 dx इक्वल्स टू 1। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स डालेंगे, आपको k मिल जाएगा। कैलकुलेट द मीन लेंथ ऑफ स्टे, ये भी वैसा ही है, आसान है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसमें 1 से 9, x से मल्टीप्लाई करें, x रेज टू पावर ऑफ माइनस 3/2 को dx, और k की वैल्यू जो है वो 3/4 है।
मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज 3/4, 1 से 9, ये पावर 1 है, ये -3/2 है, तो ये -12 dx है। यहाँ से आपको ये आंसर मिलेगा। अब जो मेरा असल फोकस है वो ये वाले पार्ट्स है। तो ये वाले पार्ट्स के अंदर जो फोकस है वो कुछ यूँ है कि अब चार्ज की बात कर रहा है, वो लेंथ है, ये चार्ज है। द चार्ज फॉर अ लेंथ ऑफ स्टे ऑफ x hours इज गिवन बाय सच एंड सच। तो अब आपने पहले ये लिखा है कि पार्ट 4 के लिए वर्किंग कर रहे हैं, पार्ट 5 भी उसी से रिलेटेड है कि जो चार्ज की इक्वेशन है, फॉर्मूला है, दैट इज 1 - e⁻⁻x, वे x इज द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, x वही है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्टे। अब क्या पूछ रहा है, फिर से सुन लें। अब वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ स्टे, यानी कितने आवर्स हैं फॉर द चार्ज टू बी एटलीस्ट $0.75। अब आप ये करेंगे कि आप लिखेंगे कि 1 - e⁻⁻x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.75। -e⁻⁻x, यही है -x, बिल्कुल, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.25। माइनस से जान छोड़ाएं, e⁻⁻x इज लेस देन और इक्वल टू 0.25। इनइक्वालिटी फ्लिप्स, ln इस्तेमाल करें, ln e⁻⁻x इज लेसर देन और इक्वल टू ln ऑफ 0.25 माइनस x ln e इज लेस देन और इक्वल टू ln ऑफ 0.25। माइनस x अपनी जगह पे है, ln e की वैल्यू 1 है, लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आएगी। हमेशा याद रखें, लॉग ऑफ एनी नंबर, ये असूल याद रखें, लॉग ऑफ एनी नंबर, ठीक है, हम ln इस्तेमाल कर रहे हैं तो चले वही लिख लें, ln ऑफ एनी नंबर बिटवीन 0 and 1 इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और ये आपको ग्राफ से भी पता है, P3 में आपने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँ और यहाँ पर जो है कि हम लोग इसको देख लें कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और यहाँ पर जो है जब मैं इसका लॉग लेता हूँ तो ये वाली जो वैल्यू आती है वो आती है 1.386, नेगेटिव 1.386। अब क्या होगा, अब इनइक्वालिटी फ्लिप होगी। सो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी फ्लिप होगी और यहाँ पर भी इनइक्वालिटी फ्लिप हुई थी। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.386। इसने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ स्टे फॉर टू बी एटलीस्ट 0.75, देयरफॉर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 1.386 यानी 1.39 आवर्स, दैट्स द मिनिमम लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, फॉर द चार्ज टू बी एटलीस्ट दिस मेनी आवर्स। ये हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं, अब अगले पार्ट पर आ जाएं, एक पेज और ऐड कर देते हैं और यहां से क्वेश्चन को जरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, चले यहीं से पढ़ लेते हैं, पेस्ट नहीं करते। अब ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी के जो हमारी वर्किंग है, हमारा चार्ज जो है दैट शुड बी एटलीस्ट 0.75। अब प्रोबेबिलिटी में $0.75 नहीं डाल सकते, लेकिन $0.75 के लिए जो लेंथ ऑफ स्टे है वो बिल्कुल डाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है पार्ट 5 के अंदर कि अगर आपका चार्ज एटलीस्ट $0.75 है, इसका मतलब है आपका लेंथ ऑफ स्टे जो है वो एटलीस्ट 1.386 आवर्स है। ठीक है, उसकी अनराउंडेड वैल्यू लिखेंगे। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.386, यही इनइक्वालिटी काम आई। और ये हो गया 1.386, ये हो गया 9, k की वैल्यू है 3/4, x रेज टू पावर ऑफ -3/2 dx। ये वाली वर्किंग अब आप करेंगे और ये वर्किंग करके जो आपका आंसर निकलेगा दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि चार्ज, प्रोबेबिलिटी, चार्ज है, लेंथ ऑफ स्टे है, उनको आपस में कोरिलेट करना था, ये खास बात थी। अगले क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या कह रहे, द लेंथ x सेंटीमीटर ऑफ पीसेस ऑफ वुडन प्लैंकिंग इन अ रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय सच एंड सच।
यहाँ पे ये क्या चीज़ है, फिर से मार्क करें, ये है लेंथ x सेंटीमीटर, किस चीज़ का, पीस ऑफ वुडन प्लैंकिंग, और इसका फंक्शन ये है और ये है, वे b इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x इन टर्म्स ऑफ b। अब ज़रा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग मीन भी निकालेंगे, वेरिएंस भी निकालेंगे, कंप्लीट वर्किंग करेंगे। तो fx जो है वो 1/b है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज x मल्टीप्लाइड बाई 1/b बिटवीन द लिमिट्स 0 and b, और यहाँ dx लगते। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वेयर दैट इज 0 से b, x स्क्वेयर 1/b dx, ये दूसरी चीज लिख दी। ठीक है, इसको जरा सा सही से लिख देता हूं। और अब आप क्या करेंगे, अब आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और दैट्स इट। यहां पे x जो है इसको इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर ओवर 2 आया, और 1/b को मैंने साइड पे बाहर कर दिया, और लिमिट से 0 and b, तो 1/b बाहर है, अंदर क्या होगा, b स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0 स्क्वायर ओवर 2, b स्क्वायर और b कैंसिल हो गया, दैट कम्स आउट टू बी b/2। यहां पर आ जाएं, यहां पे 1/b बाहर है, x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, x क्यूब ओवर 3 आ गया, बिटवीन द लिमिट 0 and b, ये हो गया 1/b, ये हो गया b क्यूब ओवर 3, क्यूब और b कैंसिल ऑफ हुआ, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर ओवर 3। ठीक है, डबल चेक कर ले, इट्स ऑल गुड। अब आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे वेरिएंस का। ठीक है, वो आप देख लें, जो आपका फॉर्मूला है वो क्या खास फॉर्मूला है। यहां पर आप सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो ये है आपका b स्क्वायर ओवर 3, ये है आपका b/2 होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर ओवर 3 माइनस b स्क्वायर ओवर 4। तो बेसिकली ये है आपका b स्क्वायर कॉमन, 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही हो गया, 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा b स्क्वायर ओवर 12। तो ये वाला आपका आंसर आ गया एक्सपेक्टेशन का, ज़रा इसको हाईलाइट कर लें, ये आपका एक्सपेक्टेशन का आंसर है, और ये आंसर आपका जो है वो वेरिएंस का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन है एंड दिस थिंग इज वेरिएंस, ये दो चीज़ें आपको मिल गई। अब अगले पार्ट्स में चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज डन। अब आए सेकंड पार्ट में, क्या कह रहे, सेकंड पार्ट में ये कह रहे द लेंथ ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 पीसेस were measured and it was found that sigma x is 950, show that the value of b estimated from this information is 19। अब ये क्या चीज़ पूछी इसने, ये इसने कॉन्सेप्ट पूछा है कि एक एक्सपेक्टेशन आपने निकाली है CRV से, तो CRV से जो आपकी एक्सपेक्टेशन निकली है वो कितनी थी, b/2, ऐसा ही था या, और दूसरी जो एक्सपेक्टेशन आपकी निकली है वो ओरिजिनल डेटा से निकली है। ठीक है, वो है आपकी x बार, दैट इज सिग्मा x ओवर n। तो इसने इन दोनों को कोरिलेट किया, तो आप कहेंगे b/2 is sigma x which is 950 divided by 100, so therefore b is 9.5 into 2, that comes out to be 19। यहाँ से b की वैल्यू मिलती है, ये एस्टिमेट है, क्योंकि एक आप एग्जैक्ट से निकाल रहे हैं, एक आप इसका PDF निकाल रहे हैं। ठीक है, वो भी उसने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, तो इसने एस्टिमेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किसी एक को एग्जैक्ट मान रहा है, किसी एक को एस्टिमेट मान रहा है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपने ये वर्किंग कर दी। अब क्या कह रहे हैं, using this value of b, find the probability that the randomly chosen piece is greater than 11 centimeter।
अब 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ बी जो है वो 19 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी कौन देगा, फंक्शन देगा। लेंथ जो है इज ग्रेटर देन 11। सो देयरफॉर अब क्या करेंगे पार्ट 4 के अंदर, कि पार्ट 4 के अंदर प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 11, ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा कि आपकी लिमिट है 11, आपकी अपर लिमिट है 19, आपका फंक्शन क्या था 1/b, 1/b क्या हो जाएगा 1/19। सो ये हो जाएगा 1/19 को इंटीग्रेट करना dx, ये हो जाएगा 1/19 x हो गया बिटवीन द लिमिट्स 11 एंड 19। तो 1/19 को बाहर निकाले तो बाहर निकाले, दिस इज 19 माइनस 11, दैट कम्स आउट टू बी 8। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 8/19। उसको एग्जैक्ट फॉर्म में छोड़ दे, डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक और शानदार क्वेश्चन था जो हमने ट्राई किया। अच्छा जी, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहे हैं, इफ दिस पर्सन उषा इज स्टंग बाय अ बी, she always develops an allergic reaction. The time taken, time की बात हो रही है, the time taken in minutes to develop this reaction can be modeled using the PDF given by such and such. ये एक फंक्शन दिया हुआ है आपको। Show that k is 1/ln5, that's the first part. Find the probability it takes more than 3 minutes टू डेवलप अ रिएक्शन। ये तो सिंपल सा है, मोर देन 3 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फाइंड द मीडियन टाइम एंड सो ऑन। अब असल फोकस पहले पार्ट पे है तो उस पर फोकस करते हैं, बाकी के हम स्टेप्स लिख देंगे। पहला पार्ट जो है वो ये है कि मुझे के निकालना है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी जो है वो है के, और दिस इज 1/t+1, ये आपका फंक्शन, एंड इट लाइज बिटवीन द लिमिट्स, के नहीं है यहाँ, x नहीं है यहाँ, t है, बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड 4। अब यहाँ पे आप करेंगे लेट्स इंटीग्रेट, ये 0 है, ये 4 है, ये k है, ये 1/t+1 है, दिस इज dt इक्वल्स टू 1। इससे वर्किंग होगी, k अपनी जगह पे, t का कोफिशिएंट 1 है, 1/1 ln t+1। यहाँ आपको p3 की नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रैकेट बंद, 0 से 4 इक्वल्स टू 1, के अपनी जगह पे, ln 4+1 is 5, ln 0+1 is ln of 1 इक्वल्स टू 1। हमें पता है ln of 1 की वैल्यू है 0, सो देयरफॉर k is 1 डिवाइडेड बाई ln of 5, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये आ गई, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। इसको ले चलते हैं दूसरे पेज पे, और इसके बाकी 2 के स्टेप्स लिखते हैं। अब क्या चाह रहे, ये चाह रहे मोर देन 3 मिनट्स, ये आपको निकालना है, और मीडियन, ठीक है। तो पार्ट 2 की जो वर्किंग है, मोर देन 3, वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 3 है, k की वैल्यू है 1/ln5, फंक्शन आपका है 1/t+1, dt जैसे इंटीग्रेट किया था वैसे इंटीग्रेट करें, लिमिट्स डाले, इवैल्यूएट करें, यू गेट द आंसर। पार्ट 3, फाइंड द मीडियन टाइम, प्रोबेबिलिटी x लेस देन मीडियन q2 इक्वल्स टू 0.5, अपर लिमिट q2 है, लोअर लिमिट जो है वो 0 है, 1/ln5 वो कांस्टेंट है, 1/t+1 जो है फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करें, इक्वल टू 0.5। इस तरीके से ये दोनों वर्किंग्स हो जाएगी। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपकी नज़र में आ गया। आपने एक्सपोनेंशियल देखा, आपने वो वाला फंक्शन देखा जिसमें उसी एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी था, फिर आपने ln भी देख लिया, अब आप ट्रिक भी देख लें। द CRV हैज़ अ PDF गिवन बाय सच एंड सच। अब इसने बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि ये लेंथ ऑफ टाइम है या आपका क्या कहते हैं डेवलप करने के लिए, रिएक्शन डेवलप करने के लिए कुछ है, नथिंग लाइक दैट। ना इसने ये बताया कि ये वुडन प्लैंकिंग है, तो ये सारी इसने वर्ड प्रॉब्लम टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सीधा सीधा फंक्शन दे दिया। अब क्या चीज़ है,
यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है तो इसको भी कर लेंगे। पहला पार्ट, शो दैट एफ एक्स जो आपका है दैट इज के कोसाइन एक्स एंड बिटवीन द लिमिट्स एक्स लाइज बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये आपका रेडियंस में होगा और यहाँ पे लिमिट्स देना ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स लिमिट्स तो वैसे भी CRV में ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर तो बिल्कुल ही ज़रूरी होता है जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है और वो रेडियंस में होता है। चाहे आप P3 पढ़ें, उसके अंदर डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, वो सारे रेडियंस वाले होते हैं। CRV में भी रेडियंस है। अब सबसे पहले ये आपसे कह रहे हैं कि शो दैट आपका जो k की वैल्यू है वो √2 है, तो आपने k को बाहर रखा, आपने कोसाइन x को इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट 0 एंड π/4 एंड इक्वल इट टू 1 कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन is sin x बिटवीन द लिमिट 0 एंड π/4 इक्वल्स टू 1। क्या बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत है? दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है। कौन सी दो वैल्यूज़ हैं? एक वैल्यू जो है वो ये है कि साइन ऑफ 0 इज 0 एंड साइन ऑफ π/4 इज 1/√2 अनरैशनलाइज, रैशनलाइज चाहिए √2/2, जो भी आपके लिए मुनासिब हो वो इस्तेमाल कीजिएगा। के साइन ऑफ π/4 माइनस साइन ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। ये हो गया के, ये हो गया 1/√2 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k कम्स आउट टू बी √2। ये आपने प्रूफ कर दिया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सेकेंड पार्ट में 0.4 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट जो है वो π/4 है। कोसाइन x को इंटीग्रेट करेंगे, k को मत भूलिएगा, और इससे आपका आंसर निकल आएगा। फाइंड द अपर क्वार्टाइल, ये भी मैं स्टेप लिख लेता हूँ। अपर क्वार्टाइल के लिए क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन Q3 is 0.75। तो Q3 आपकी अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है, यहाँ √2 आ गया, यहाँ कोसाइन x आ गया, dx इक्वल्स टू 0.75। तो ये दो बच्चों वाली चीज़ें थी। ये जो पहला था ये मैंने कर लिया यहाँ सॉल्व, और अगले पेज में अब मैं पार्ट 4 सॉल्व कर रहा हूँ। अब जो पार्ट 4 है इसके अंदर क्या है? पार्ट 4 के अंदर वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। Exactly 3 out of 5 random observations have values greater than the upper quartile। इसमें upper quartile की ज़रूरत नहीं है, इसमें greater than upper quartile के लिए चाहिए। अब यहाँ पे नॉलेज ये है कि probability x less than Q3 is 0.75, but probability x greater than Q3 is 0.25। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये मेरी probability of success है, और एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसका मतलब है बाइनोमियल का क्वेश्चन है। सो x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहेंगे 5 की बात हो रही है और सक्सेस 0.25 है। एग्जैक्टली 3, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 5c3, सक्सेस रेज टू पावर ऑफ 3 एंड फेलियर 0.75 रेज टू पावर ऑफ 2। 5c3 की वैल्यू 10 हो गई, ये वाली वैल्यू 0.75 को स्क्वायर कर लेंगे, 0.25 को क्यूब कर लेंगे, एवेल्युएट करेंगे, दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे इसने S1 का हल्का सा टच दिया है कि S1 से इसने बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट उठा लिया इन अ CRV क्वेश्चन। ये भी डन हो गया। अब ये ग्राफ वाला एक क्वेश्चन देखें, पहले इसके ऊपर फोकस करें। It says each of a random variable t, u, v, w, x, y, z take values between 0 and 1. The probability density functions are shown. Function नहीं दिया हुआ है, उसके ग्राफ दिए हुए। Which one of these variables have the largest median? एक सवाल ये है। अगला सवाल क्या है? Which one of these variables has the largest standard deviation? और इसके अंदर ये कह रहे हैं explain your answer। 3 मार्क का सवाल है और ये लोगों को मुश्किल लगता है। ये जो फंक्शन है वो 1 से लेके 7 है, इसका मतलब है ये यूं करके इसने लेबल किया। ये आपका है t और ये है u, ये है w, ये है x, और t u v है, v तो मैं भूल ही गया, v w x और y और z, इनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगले पेज पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये है आपके 5 फिगर्स। ठीक है,
तो ये है फिगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे बड़ी मीडियन किसकी होगी? देखिए मीडियन कौन सा होता है? 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिलो द मीडियन। तो आप अंदाजे से मार्क करें। आप अंदाजे से क्या मार्क करेंगे? कौन सी ऐसी लाइन है जो इसको 50-50 में काट दे? तो मैंने समझे अंदाजे से यहाँ मार्क की, ठीक है, ये 1 का एंडिंग है और मैं कह रहा हूँ ये दोनों एरिया समझे अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। यहाँ पे मैंने अंदाजे से यूँ मार्क किया, यहाँ पे तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात थी कि ये यूँ था तो मीडियन यहाँ पे होगा, 50% इधर 50% इधर। यहाँ पे भी 50-50 होगी, यहाँ पर भी 50-50 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर धक्का दे दें, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो ये वाला जो है ये 50-50 यूं करके हो गया अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर ये यूं करके आ रहा है तो इसका जो 50 है वो अच्छा खासा इधर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 50 जो है वो यहाँ कहीं होगा, उसका ही मिरर इमेज है एंड सो ऑन। देखें यहाँ पे जो मीडियन है ये वाला 0.5 है एग्जैक्टली इन द मिडल, ये वाला 0.5 है, ये वाला 0.5 है, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 0.8 है, मिसाल दे रहा हूँ, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 0.2 है, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 0.4 है, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 0.6 है। ये मैं अंदाजे से लेबल कर रहा हूँ, मुझे ग्राफ से नज़र आ रहा है सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है। तो सबसे बड़ी वैल्यू फिगर 5 हैज़ द लार्जेस्ट मीडियन, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, लार्जेस्ट मीडियन ये इस तरीके से इसकी वर्किंग है। अब बात करते हैं हम लार्जेस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके लिए इससे कम में काम हो जाएगा, हालांकि उसके 2 मार्क्स है। जब वो बात करेगा लार्जेस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, समझिए ये पार्ट 1 है ए का और पार्ट 2 है, तो लार्जेस्ट एसडी या फॉर दैट मैटर लार्जेस्ट वेरिएंस ये क्या है? जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन है, मैक्सिमम डिस्पर्जन, मैक्सिमम वेरिएबिलिटी। मैक्सिमम वेरिएबिलिटी मुझे इसमें नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स है। यहाँ पे ये यूँ इतना एक्सट्रीम पे जा रहे, यहाँ पे इतना एक्सट्रीम पे जा रहे। सो देयरफॉर मेरे हिसाब से यहाँ पे फिगर नंबर 3 हैज़ द लार्जेस्ट वेरिएंस। वो वाला जो था वो फिगर 5 था और ये वाला जो था ये फिगर नंबर 3 था। अच्छा जी, ये डन हो गया, इसको यहाँ से इरेज कर दें और अब इसकी बात कर लेते हैं। यूज फिगर 2 टू फाइंड प्रोबेबिलिटी u इज लेस देन 0.5। फिगर 2 कौन सा है? फिगर 2 ये है और इसमें कह रहे लेस देन 0.5। यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं कि इसकी इक्वेशन निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिहाज से इसका ग्रेडियंट जो है वो 2/1 विच इज़ -2, इसका y इंटरसेप्ट +2 है, इसकी इक्वेशन है fx इज इक्वल्स टू -2x + 2। बात समझ में आई? और लेस देन 0.5 तो आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0.5, इसका मतलब है इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स 0.5 and 1 -2x + 2 dx। इसकी बेसिस पे आंसर आ जाएगा। और अगर कोई उससे करना चाहे ट्राइंगल वगैरह बना के ट्रेपीजियम का एरिया, उससे भी कर सकते हैं। सो दिस थिंग इज डन, ये भी हो गया। अब आ जाएं ये वाले पार्ट पे। ये वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx इज गिवन बाय ax पावर n। तो fx जो है वो ax पावर n है एंड इट्स बिटवीन द लिमिट्स 0 and 1। अब ये आपसे कह रहे हैं कि जो आप वो है कि शो दैट a इज इक्वल्स टू n + 1 वे a and n आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। आपने a लिखा, x रेज टू पावर ऑफ n लिखा, dx लिखा, बिटवीन 0 and 1 इक्वल्स टू 1। a अपनी जगह पे, x रेज टू पावर ऑफ n + 1, n + 1, बिटवीन लिमिट 0 and 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जब आप 1 डालेंगे तो क्या होगा? a अपनी जगह पर है 1 रेज टू पावर ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। बिल्कुल शुरू में हमने क्वेश्चन ऐसा देखा था, 0 डालेंगे तो 0 होगा, इक्वल्स टू 1। 1 रेज टू पावर ऑफ n + 1 इज 1, a over n + 1 equals to 1, therefore a is n + 1। ये आपने प्रूफ कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज डन। अब क्या कह रहे? फाइंड एक्सपेक्टेशन गिवन दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 5/6, फाइंड a and n। तो ये हो गया आपके पार्ट 3 का पार्ट a की वर्किंग।
और पार्ट 3 के पार्ट बी की वर्किंग यहाँ करें। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? अब आप ये करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इंटीग्रेट द फंक्शन 0 से 1, ए एक्स एन, इसको मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ और फिर इंटीग्रेट करें, ये हो जाएगा ए एक्स एन प्लस 1। ठीक है, अब इंटीग्रेट भी करना है और ये हो जाएगा ए अपनी जगह पे एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन प्लस 2 बिटवीन द लिमिट 0 एंड 1। 0 डालेंगे कुछ हासिल नहीं होगा और 1 डालेंगे तो 1 रेज टू पावर ऑफ n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2, ये n प्लस 2 है। ठीक है, यहाँ तक सही है, सो फार सो गुड। और ये वाली जो वैल्यू है ये बराबर है 5/6 के। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विद n प्लस 2 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड विद 6। 5n plus 10 is equals to 6a, that is equation number 2. This is question number 27. So now solve simultaneously. ठीक है, और इसको सॉल्व कर देते ताकि एक तसल्ली हो जाए। तो ये इक्वेशन 1 थी, वो इक्वेशन 2 थी, तो आप लिखेंगे 5n plus 10 equals to 6 times n plus 1, that is 6n plus 6, this is 5n plus 10. 5n minus 6n minus n, 6 minus 10 is -4, therefore n comes out to be 4 or a comes out to be 5. So these are two beautiful answers that we get, and that completes lecture number 3, and hence the whole CRV is done and we are done with our S2 syllabus. Good luck with your exams.